हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 10वीं कक्षा के भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। तो यह 10वीं कक्षा के भूगोल का एक तरह से पूरा निचोड़ है। इसमें आपको 169 प्रश्न टोटल कराएंगे, जिसमें आपके ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं इस चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें भूगोल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। मैं फटाफट आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न की बात करें तो इसमें है, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? ये कहा था जिमरमैन। तो जिमरमैन थे, जिमरमैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इसके बाद है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं या जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो जैव संसाधन में आते हैं मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, ये सब जैव संसाधन है। तो मैं आपको बता दूं कि जैव का तात्पर्य होता है सजीव, और सजीव वही संसाधन होगा जो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैव संसाधन या सजीव संसाधन। तो सजीव जिसमें प्राण होता है, जिसमें जान होते हैं, उन्हें जैव या सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, मत्स्य जिसको मछली कहते हैं, या पशुधन, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अजैव संसाधन। अजैव से तात्पर्य है निर्जीव। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जैव मतलब होता है सजीव और अजैव मतलब होता है निर्जीव। तो अजैव संसाधन के अंतर्गत वह सभी चीज़ें आएगा जिसमें जान नहीं होता है, जैसे कि चट्टान, धातु, खनिज, नदी, ये सब जो है अजैव संसाधन हैं। इसके बाद है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन हो गया जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ताप ऊर्जा, जल विद्युत, वन्यजीव, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का तात्पर्य है ये सदा जो है चलती रहती है, ये संसाधन कभी खत्म नहीं होते। जैसे कि सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा हमें किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है, और जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक सौर ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। ऐसे संसाधन जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, उस संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जब तक पृथ्वी वायु का अस्तित्व रहेगा तब तक पवन ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। ताप ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, वन्यजीव हो गया, वन हो गया, तो ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन का तात्पर्य क्या है? तो इसका उल्टा होता है। यहाँ आप समझ सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन का उल्टा होता है अनवीकरणीय संसाधन। अर्थात ऐसा संसाधन जो क्षणिक होता है, जिसको हम एक बार यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो उसको हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि अनवीकरणीय संसाधन हम उसी संसाधन को कहते हैं जिसको एक बार उपयोग कर लेने से दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये सब कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसको हम जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं, या अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत अगर कहें तो जीवाश्म ईंधन जो है एक तरह से अनवीकरणीय संसाधन है, और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। इसके बाद है ऐसा संसाधन जिसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ मैंने ऊपर आपको बता दिया कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप डिफिनीशन देख सकते हैं, यहाँ पे परिभाषा क्या है कि ऐसा संसाधन जिसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं उसे जो है ये नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद है जिस संसाधन को एक बार उपयोग करने के बाद उसको फिर से उपयोग में नहीं ला सकते, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब कुछ धर्म विशेष के जो है स्थल होते हैं, जहाँ पे सभी लोगों का जो है प्रवेश होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, गिरजाघर हो गया, ये सब सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये सब का संबंध एक विशेष समुदाय से होता है, और इसलिए हम इसे, जैसे मंदिर में जितने भी हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो अपने पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं मंदिर में, तो एक विशेष समूह का जो है संसाधन कह सकते हैं। तो इसे हम सामुदायिक संसाधन से जो है इसको डिनोट करेंगे, जैसे मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, गिरजाघर हो गया, ये सब। इसके बाद है समुद्र या महासागर का कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन है? 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुद्र हो या महासागर हो, यह बहुत ही विशाल होते हैं, यह बहुत ही बड़ा होता है। तो इसमें जो है जब किसी भी देश की सीमा अगर समुद्र से लगती है तो उसका राष्ट्रीय संसाधन कितने किलोमीटर तक होगा, तो वह 200 किलोमीटर तक जो है राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि समुद्र के जो है किसी देश की सीमा से 200 किलोमीटर आगे तक जाएंगे तो वह उसी देश के जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो प्रश्न है कि समुद्र या महासागर का कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन होता है, तो सीमा से लेकर के 200 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र जो है उस देश की सीमा के जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद है किस देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। इसमें कहते हैं किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसको कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये ऊपर का ही प्रश्न है, जो किसी भी देश से जो है किसी देश की सीमा अगर समुद्र या महासागर से लगती है तो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, और इसी राष्ट्रीय संसाधन को हम किस नाम से जानते हैं, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद है गुजरात का कौन सा क्षेत्र सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। भुज। गुजरात का भुज जो है यह सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी प्रचलित है या प्रसिद्ध है। इसके बाद है भंडारण संसाधन है। तो भंडार या भंडारण संसाधन किसे कहते हैं, भंडार संसाधन है जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब भंडार संसाधन हैं। इसके बाद है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन है जल विद्युत। जल विद्युत जो है एक संचित कोष संसाधन है। इसके बाद है बिहार किस खनिज में धनी है, तो बिहार चूना, पत्थर, पाइराइट आदि में धनी है। तो अगर बात करें बिहार की, कहते हैं बिहार में कौन से खनिज ज़्यादातर पाया जाता है, तो चूना, पत्थर, पाइराइट जो है ये खनिज पाए जाते हैं। आपको पता है जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, तो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र या जितने भी खनिज पदार्थ थे वो सारे झारखंड के अंतर्गत चले गए, और झारखंड के अंतर्गत चले, बिहार में कोई खनिज पदार्थ रहा नहीं, बिहार में बच गया बस कृषि, ना कोई ज़्यादा उद्योग धंधा है। तो यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न कि बिहार के किस खनिज में धनी है, तो चूना, पत्थर और पाइराइट में धनी है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद है किसने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, यह महात्मा गांधी ने कहा था। याद रखना आपको यह कथन किसका है, कि कौन सा कथन, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह कथन महात्मा गांधी का है। कभी कभी जो है स्टेटमेंट या कथन भी पूछ देते हैं एग्जाम में, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद है मेधा पाटकर का संबंध किससे है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। इसके बाद है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, और मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। इसके बाद है संसाधन संरक्षण हेतु क्लब ऑफ रोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे मैं चिपको आंदोलन के बारे में बता दूँ आपको, इसमें होगा भी शायद या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि चिपको आंदोलन क्या था, कि चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई के विरोध में किया गया आंदोलन था चिपको आंदोलन, जिसमें क्या होते थे कि महिलाएं या जितने भी आंदोलनकारी थे वह पेड़ों से चिपक जाते थे पेड़ को कटने से बचाने के लिए, इसे ही चिपको नाम से जाना जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसलिए कहते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये चिपको आंदोलन से है। इसके बाद प्रश्न है संसाधन संरक्षण हेतु क्लब ऑफ रोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो यह है सुमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, सुमशेर। इसके बाद प्रश्न है संसाधन संरक्षण पर बल देने के लिए 3 पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। और 5 साल के बाद आता है तो हम कह सकते हैं कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1997। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 2002। यह 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगर बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था,
तो 1972 ईस्वी में हुआ था और जो है स्टॉकहोम में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना आपको। इसके बाद है क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में कब हुआ? 1997 ईस्वी में हुआ था। क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसको क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यह हुआ था 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसके बाद है क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो क्योटो सम्मेलन में कुल 159 देशों ने भाग लिया था। 159 देशों ने भाग लिया था क्योटो सम्मेलन में, जो कि जापान में हुआ था 1997 ईस्वी में। इसके बाद है क्योटो सम्मेलन में 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बताया गया। यह गैस कौन कौन से हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो है एक जिम्मेदार गैस बताया गया, जिसमें से 6 गैस शामिल थे। 6 गैस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कटौती पर सहमति बनी थी। अर्थात यहाँ पे आपको समझना है कि ये क्योटो सम्मेलन जो हुआ था, तो जब आज जो देख रहे हैं इतनी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा जलवायु परिवर्तन होता है और हिमस्खलन होता है। जितने भी जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है वो पूरे बर्फ से ही ढका है। कहता है अगर पूरा अंटार्कटिका पिघल जाए तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो यही जो है क्योटो सम्मेलन, जहाँ पे 6 गैसों को जिम्मेदार बताया गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैसों को जिम्मेदार बताया गया और इसी गैसों को कम करने पर जो है सहमति बनी थी। इस गैस को के कटौती पर जो है सहमति बनी थी। तो ये 6 गैस जो है आपको याद रखना है। कौन कौन से 6 गैस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, मीथेन CH4 जिसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, हंसाने वाली गैस कहते हैं इसको। और जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके बाद है परफ्लोरोकार्बन, इसके बाद है सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ये। तो ये 6 गैस आपको याद रखना है, जो कि क्योटो सम्मेलन में 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बताया गया था। इसके बाद है क्योटो सम्मेलन को और क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस सम्मेलन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस सम्मेलन। तो ये जो है क्योटो सम्मेलन जो हुआ था, इसमें 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बताया गया, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसी सम्मेलन को, क्योटो सम्मेलन को हम अन्य नाम से जानते हैं ग्रीन हाउस सम्मेलन, याद रखना आपको। इसके बाद है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा, याद रखना आपको। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं किसको? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को। इसके बाद है सर्वाधिक उपजाऊ मृदा क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी या मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा अर्थात मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है वह काफ़ी उपजाऊ होता है। इसके बाद है जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होता है, एक बांगर और एक खादर। तो बांगर को पुराना जलोढ़ या और खादर को नवीन जलोढ़ के नाम से जानते हैं, याद रखना आपको। ऐसा पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं खादर। खादर से याद रखना आपको खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ को हम कब खाएंगे? जब वो नवीन रहेगा, नया रहेगा, अर्थात बासी भोजन कोई नहीं करना चाहता है। तो खाद्य पदार्थ से आप याद रख सकते हैं नवीन। तो खादर मिट्टी किसको बोलते हैं? नवीन मिट्टी को जो है खादर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद है किस फसल के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है? गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन। तो ये सब कुछ फसलें हैं जिसके लिए जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं। कौन कौन से? गन्ना के लिए, चावल के लिए, गेहूँ के लिए, मक्का, दलहन। इन सब फसल के लिए जलोढ़ मृदा काफ़ी उपयुक्त होती हैं। इसके बाद है कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा। कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, अर्थात काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। याद रखना आपको, काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इसके बाद है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। काली मिट्टी का दूसरा नाम अगर पूछे तो उसको हम रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं या रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में काली मिट्टी पाई जाती हैं। काली मिट्टी में
जो है कपास की खेती काफ़ी होती है और कपास के लिए जो है काली मृदा प्रसिद्ध है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ आप याद रख सकते हैं कि कपास की खेती के लिए ये राज्य सब जो है क्या होंगे? प्रसिद्ध होंगे। अर्थात इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। इसके बाद है चाय, कहवा, काजू के लिए उपयुक्त मृदा क्या है? लैटेराइट मृदा। चाय, कहवा और काजू के लिए लैटेराइट मिट्टी काफ़ी प्रसिद्ध है, उपयुक्त मानी जाती हैं। तो याद रखना आपको लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा किस किस के लिए प्रसिद्ध है? लैटेराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा साउंड भी आता है टी का, तो लैटेराइट यहाँ पे चाय, कहवा, काजू के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। इसके बाद है सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? सर्वाधिक पशुधन भारत में है, अर्थात सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। तो विश्व में अगर सबसे अधिक पशु की बात करें, पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब कुछ ऐसी पशुएं हैं जिसको पाला जाता है, तो सर्वाधिक पशुधन वाला देश की बात करें तो वो हमारा देश, प्यारा देश भारत है। याद रखना है आपको। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आज ही सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आपको रिलेवेंट और क्वालिटी कंटेंट मिलता है। आपको जितने भी जो है इंपॉर्टेंट और कॉस्टली नोट्स होते हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी इस पर आपको हो जाएगा, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, मैथ हो, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे इस पर। तो अगर आपने ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आज ही सब्सक्राइब करें। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, किसी क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन जरूरी है? 33% भूभाग पे वन जरूरी होता है। तो किसी भी क्षेत्र के जो भूभाग होता है इस पे जो है ऐसा माना जाता है कि 33% भूभाग पे जो है वन जरूरी होता है ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए। इसके बाद है रासायनिक उर्वरक की जगह किसका उपयोग मृदा के संरक्षण में जो है सहायक होता है? जैविक खाद्य। जैविक खाद्य, तो यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं क्या कहते हैं, रासायनिक उर्वरक की जगह किसका उपयोग मृदा संरक्षण में सहायक होता है? जैविक खाद्य। तो जैविक खेती आपने सुना होगा नाम, जैविक खेती का नाम सुना होगा। जैविक खेती किसे कहते हैं? तो जैविक खेती में क्या होता है, हम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसमें जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे देश का सबसे पहला राज्य जो है जैविक खेती वाला, पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य बना था, वो बना था सिक्किम। तो सिक्किम जो है, सिक्किम पूर्ण रूप से जो है जैविक खेती करने वाला जो है, ये पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य बना था सिक्किम। इसके बाद है किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। किसानों का मित्र कहते हैं केचुआ को, किसानों का मित्र कहते हैं। इसके बाद है उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में कब प्रलयकारी बाढ़ आई थी? 2008 में। तो 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में प्रलयकारी बाढ़ आई थी 2008 में, याद रखना आपको। इसके बाद है विश्व के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? 97%। तो 97% यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पूरे विश्व में अगर 100% जल है तो इसमें से मात्र हम 3% ही मीठे जल के रूप में उपयोग करते हैं। मीठे पानी के रूप में मात्र 3% जल का ही उपयोग करते हैं, बाकी 97% जल जो है वह महासागरों या समुद्र में खारे पानी के रूप में मौजूद हैं। इसके बाद है कुल जल का कितना प्रतिशत मृदु जल या मीठा जल है? 3%। तो यहाँ पे मैंने ऊपर बता दिया आपको कि कुल जल का 97% भाग जो कि महासागरों या समुद्र में खारे पानी के रूप में है, और अगर मीठा जल की बात करें तो मीठा जल मात्र 3% है, जो कि पृथ्वी पे समस्त जीव जंतु इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद है भूमिगत जल को और क्या कहते हैं? भौम जल। भूमिगत जल को भौम जल के नाम से भी जानते हैं, याद रखना आपको। इसके बाद है जल भंडारण की क्षमता में किसका प्रथम स्थान है? ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी का जल भंडारण क्षमता में प्रथम स्थान है ताप्ती नदी का। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर लंबाई है। अगर भारत में बात करें गंगा नदी की लंबाई की, तो भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है, सबसे प्रसिद्ध नदी है, याद रखना आपको। तो गंगा नदी सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध और सबसे लंबी नदी के रूप में जानते हैं। इसमें धार्मिक दृष्टिकोण से भी गंगा नदी को काफ़ी पवित्र माना जाता है और इसमें स्नान मात्र से ऐसा माना जाता है कि पाप धुल जाते हैं। तो याद रखना है आपको, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। याद रखने में आपको कठिनाई नहीं होगी, 2525 अर्थात 2525। इसके बाद है
प्राणियों में कितना प्रतिशत जल विद्यमान होता है? लगभग 70% भाग। तो 70% जल जो है प्राणियों में विद्यमान होता है। तो ये जो है थोड़ा बहुत का फ़र्क रह सकता है, थोड़ा नीचे या ऊपर। यहाँ पे लगभग की बात करें, हम एक्यूरेट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 70% भाग प्राणियों में जल मौजूद होते हैं। इसके बाद है पेड़ पौधे में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 99% तक। तो पेड़ पौधे में 65 से 99% भाग जल मौजूद होता है। इसके बाद है गुजरात के नर्मदा नदी पर बन रहे किस बांध का विरोध नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा किया गया? सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध का विरोध नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा किया गया था। ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि जो है मेधा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो यही नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। और यह नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? तो सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया आंदोलन था, जो कि गुजरात के नर्मदा नदी पर बन रहे बांध का विरोध किया गया था। इसके बाद है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम तथा चेरापूंजी मेघालय। तो मेघालय के मौसिनराम, मेघालय के मौसिनराम कहें या मौसिनराम कहें। इसके बाद चेरापूंजी है। तो मौसिनराम और चेरापूंजी मेघालय के दो ऐसे स्थान हैं, जगह हैं, जहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। याद रखना आपको, मेघालय का मौसिनराम। छतों पर वर्षा जल का संग्रह कहाँ होता है? मेघालय के शिलोंग तथा राजस्थान में छतों पर वर्षा जल का जो है ये संग्रहण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, कहते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय का मौसिनराम और चेरापूंजी है। वहीं आप देख सकते हैं कि मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, यहाँ पानी के लिए लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही मौसिनराम में जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान माना जाता है, लेकिन मेघालय में पानी की दिक्कत की वजह से यहाँ पे छतों पर जल का संग्रह किया जाता है। ये चीज़ याद रखना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो छतों पर जल का संग्रह कहाँ किया जाता है? मेघालय के शिलोंग। शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी है। और राजस्थान में भी छतों पर जल का संग्रह किया जाता है। तो राजस्थान तो पता ही आपको, मरुस्थल भूमि जो थार रेगिस्तान है, ये राजस्थान में, और कुछ भाग जो है पाकिस्तान में भी स्थित है। राजस्थान का थार रेगिस्तान, और गुजरात, राजस्थान और कुछ पाकिस्तान के हिस्सा में थार रेगिस्तान पड़ता है। तो राजस्थान तो पानी के लिए तो होता ही है, काफ़ी दिक्कत होता है। तो राजस्थान और मेघालय के शिलोंग में छतों पर पानी का जो है जल का संग्रह किया जाता है। इसके बाद है इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सतलज नदी पर, राजस्थान में सतलज नदी व इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में सतलज नदी पर है। अर्थात इंदिरा गांधी नहर जो है यह सतलज नदी से पानी लेती है। राजस्थान में है, सतलज नदी से पानी लेती है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ से पानी लेती है? सतलज नदी से। ये चीज़ याद रखना है आपको। इसके बाद है बिहार के प्राचीन तथा पहली परियोजना कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना 1874 ईस्वी में। तो बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना की बात करें, सबसे पहली और सबसे प्राचीन परियोजना की बात करें बिहार की, तो वो थी सोन नदी घाटी परियोजना। कब बना था ये? तो ये 1874 ईस्वी में बना था। इसके बाद है सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी। सोन की सहायक नदी रिहंद नदी है। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप बता सकते हैं कि रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। इसके बाद है भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है? भारत में सर्वाधिक वन अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो भारत में अगर सर्वाधिक वन की बात करें तो सर्वाधिक वन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक वन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद है हिमालय यब क्या है? हिमालय यब एक औषधीय पौधा है। हिमालय यब क्या है? एक औषधीय पौधा है। इसके बाद है 1731 में राजस्थान के बिश्नोई गांव में राजा के आदेश को दरकिनार करते हुए वनों की कटाई का विरोध किया था अमृता देवी ने। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है आपको कि वनों की कटाई का विरोध किया था अमृता देवी ने। कहाँ पर? तो 1731 में राजस्थान के बिश्नोई गांव में, राजस्थान के बिश्नोई गांव में राजा के आदेश को दरकिनार करते हुए वनों की कटाई का विरोध किया था अमृता देवी। इसके बाद है लुप्त प्राय जीवों की सूची किसने बनाई? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1970 तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1970 ईस्वी में यह पहले जो है लुप्त प्राय जीवों की सूची तैयार की थी, मतलब बनाई थी। तो लुप्त प्राय जीवों की सूची किसने बनाया था? तो बनाया था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। कब? 1970 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून
उत्तराखंड। तो देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहाँ पे जो है वन अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। इसके बाद है लुप्तप्राय संकटापन। लुप्तप्राय का मतलब है संकटापन, अर्थात जिन जीवों का जीवन संकट में है या लुप्तप्राय होने को है, जो दुर्लभ ही दिखाई देते हैं, ऐसे जीवों को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक में जो है इसको सूची बना के रखा जाता है। तो इसे ही कहते हैं कि लुप्तप्राय या संकटापन जीवों को किस सूची में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इसके बाद है कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है और इसको रामसर साइट्स के रूप में भी मान्यता मिल चुका है। याद रखना फ्रेंड्स, कांवर झील को रामसर साइट्स के रूप में भी मान्यता मिल चुका है, जिसको हम वेटलैंड कहते हैं, वेटलैंड। तो ये कांवर झील को वेटलैंड अर्थात रामसर साइट्स के रूप में भी मान्यता मिल चुका है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। इसके बाद है घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना राजस्थान में स्थित है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? मुरैना राजस्थान में स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? मुरैना राजस्थान। मुरैना राजस्थान में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थित हैं। इसके बाद है उजले बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ है? नंदनकानन उड़ीसा। तो नंदनकानन उड़ीसा जो है यह उजले बाघ का प्रजनन केंद्र है। याद रखना है आपको, उजले बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ है? नंदनकानन उड़ीसा। बाघ संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में हुई थी। तो बाघ के संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, यह चीज़ आपको याद रखना है, यह पीवीआई है। तो कहते हैं बाघों के संरक्षण के लिए जो एक परियोजना बनी थी, जिसको हम बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं, यह कब बनी थी? 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसको हम बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं, यह 1973 ईस्वी में बना था। इसके बाद हैं उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में 1772 ईस्वी में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जनजातियों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो ऊपर भी मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे आ गया चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन ऊपर भी मैं आपको बता दिया, यहाँ पे भी मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूँ आपको चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन था क्या? चिपको आंदोलन था कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया आंदोलन था चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में हुआ था, हिमालय क्षेत्र में हुआ था उत्तराखंड के। और इसका नेतृत्व अगर बात करें, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। यह एक तरह से जनजातियों का आंदोलन था और वनों की कटाई को रोकने के लिए किया गया आंदोलन था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में हुआ था। इसमें क्या होता था? तो पेड़ से चिपक जाते थे लोग, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन अर्थात पेड़ से चिपक जाना। और पेड़ से चिपक के जो है जब पेड़ को काटने के लिए जब आते थे ठेकेदार, तो इसमें जो है आंदोलनकारी क्या करते थे? तो पेड़ों से चिपक जाते थे, कहते पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटना। तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में 1972। इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में पूछे तो आप जो है बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 का क्या प्रावधान है? तो ये जो है अनुच्छेद 47, ये संविधान की अनुच्छेद है, धारा 21 है। तो अनुच्छेद की बात करें तो 47, 48 और 51, तो ये सब जो है अनुच्छेद, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान किया गया है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है इसमें। तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है इसमें। याद रखना है आपको कौन कौन सा अनुच्छेद है? 47, 48 और 51। 47, 48 और 51 जो है भारतीय संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद हैं। 47, 48, 51 इसमें वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात इस अनुच्छेद में जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। याद रखना आपको, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में किया गया। इसके बाद देख लेते हैं, प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस को हम भारतीय राष्ट्रीय के नाम से जानते हैं। ये तो इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी कई सारे विद्यार्थी गलत करके आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मैं बता दूं कि आपको भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। मयूर अर्थात मोर। और राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय फल आम है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद है मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र के वृक्ष।
गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबर, काजू, चाय, कॉफ़ी। तो ये मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ वृक्ष हैं, याद रखना है फ्रेंड्स। तो मालाबार के अंतर्गत आने वाले कुछ वनस्पतिक वृक्ष की बात करें तो गर्म मसाला हो गया, सुपारी के पेड़ हो गया, नारियल के पेड़ हो गया, रबर का पेड़ हो गया, काजू हो गया, चाय, कॉफ़ी, ये सब कुछ जो है वनस्पतिक क्षेत्र हैं जो कि मालाबार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हैं मसाले, सुपारी, नारियल, रबर, काजू आदि का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? केरल। ये चीज़ आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। मसाले की खेती के लिए, नारियल की खेती के लिए, सुपारी के लिए, रबर, काजू के उत्पादन के लिए, ये सब के लिए प्रसिद्ध है केरल। केरल में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है इन सब चीज़ों का। इसके बाद है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में स्थित है, पटना के चिड़ियाघर के रूप में जानते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान को। इसके बाद है आयुर्वेद के जनक हैं चरक। आयुर्वेद के जनक हैं चरक। इसके बाद देख लेते हैं चरक ने अपनी किस पुस्तक में 200 प्रकार के पशुओं तथा 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है? चरक संहिता में। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक को, याद रखना फ्रेंड्स। जो भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद, इनके जनक कौन है, इनके फादर कौन है? तो चरक को कहते हैं, चरक। और चरक ने जो है अपनी पुस्तक चरक संहिता लिखा। तो चरक संहिता में चरक ने क्या लिखा? तो इसमें 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है। किसमें? चरक संहिता में। इसके बाद है दर्द निरोधक में किसका उपयोग किया जाता है? मॉर्फिन का। दर्द निरोधक में मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। दर्द निरोधक अर्थात दर्द को कम करने के लिए, सहनशील बनाने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं। सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है जिसका उपयोग मलेरिया रोग में होता है? क्विनाइन। सिनकोना की छाल से क्विनाइन प्राप्त होता है जिसका इस्तेमाल किस में होता है? तो ये मलेरिया रोग में होता है। याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्विनाइन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। क्विनाइन का इस्तेमाल किस रोग में करते हैं? मलेरिया रोग में। मलेरिया रोग में जो है मलेरिया रोग में क्विनाइन का इस्तेमाल करते हैं। क्विनाइन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। इसके बाद है कैंसर रोधी औषधि हैं टेक्सोल। कैंसर रोधी औषधि टेक्सोल है। इसके बाद है धात्विक खनिज हैं लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैंगनीज। धात्विक खनिज अर्थात जिसमें धातु के अंश होते हैं इसे धात्विक खनिज कहते हैं, जो विद्युत का सुचालक भी होते हैं। तो ये कौन सा अयस्क हैं? जैसे कि लौह अयस्क हो गया, तांबा, निकेल, मैंगनीज, ये सब धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हैं फ्रेंड्स, अगर आपने ब्राइट स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि जो है अधात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज का तात्पर्य है जो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, अर्थात जिसको पीट कर चौड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे चूना हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, अभ्रक, जिप्सम, ये सब अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हैं लौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज किसको बोलते हैं? जिसमें लौह की मात्रा जो है होती है उसे लौहयुक्त खनिज बोलते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकेल, टंगस्टन आदि लौहयुक्त खनिज हैं। इसके बाद है अलौहयुक्त खनिज। और लौहयुक्त खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, लौहयुक्त खनिज जो है इसको अलौहयुक्त खनिज कहते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। जैसे कि सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा, ये सब अलौहयुक्त खनिज हैं। कार्बनिक खनिज हैं। कार्बनिक खनिज कोयला, पेट्रोलियम, जिसको हम जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं, ये सब कार्बनिक खनिज हैं। कार्बनिक खनिज अर्थात जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसको कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे कोयला हो गया जो जलने में सहायक होता है, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है? कार्बनिक खनिज हैं। इसके बाद है लोहे के उत्पादन में प्रथम तथा दूसरा स्थान किसका है? तो लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान और दूसरा स्थान पूछ रहा है। तो लोहे के उत्पादन में अगर लोहा आयरन के उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान है कर्नाटक का। अगर दूसरे उत्पादन की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। लोहा के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान रखता है कर्नाटक और दूसरा स्थान रखता है छत्तीसगढ़। इसके बाद है मैंगनीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पे है रूस। मैंगनीज की बात करें, यहाँ पे मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है रूस। और भारत की बात करें तो भारत का स्थान है मैंगनीज के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद है मैंगनीज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? उड़ीसा। मैंगनीज के उत्पादन में भारत के उड़ीसा राज्य अग्रणी है, अर्थात सर्वोच्च स्थान रखता है मैंगनीज के उत्पादन में उड़ीसा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है
तांबा के लिए राजस्थान का खेतरी काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने सुना भी होगा कि खेतरी जो है, खेतरी राजस्थान में स्थित है। खेतरी, यहाँ पे तांबा का अधिक उत्पादन होता है, तो तांबा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान का खेतरी। इसके बाद है अभ्रक का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक किस देश में होता है? भारत में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। इसके बाद है क्षयशील शक्ति संसाधन खत्म होने वाला है, अर्थात जो खत्म होने वाला संसाधन है उसको क्षयशील शक्ति संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज आदि। तो यहाँ पे आप प्रश्न को समझ सकते हैं, कहते हैं क्षयशील शक्ति संसाधन। तो क्षयशील शक्ति, क्षयशील का तात्पर्य क्या है? क्षयशील का तात्पर्य है जो खत्म होने वाला संसाधन है उसको क्षयशील कहते हैं। जैसे कि कोयला, कोयला को एक बार यूज कर लिए, उपयोग कर लिए, तो ये दोबारा हमें नहीं मिलने वाला है। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब सीमित मात्रा में संसाधन है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, इसलिए जो है इसको क्षयशील संसाधन कहते हैं। इसके बाद है अक्षयशील शक्ति संसाधन है। अक्षयशील जो कभी खत्म नहीं होगा उसको हम अक्षयशील संसाधन कहते हैं, जैसे प्रवाही जल, पवन, सौर शक्ति, ये सब अक्षय। इसके बाद है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करें तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज आदि, ये सब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कन्फ्यूज नहीं होना। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात करें तो ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज, ये सब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। पारंपरिक अर्थात सदियों से चलता आ रहा है, इसको हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कोयला को, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को, आणविक खनिज के रूप में, इसलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जो है ये सब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। सर्वोच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट, जिसमें 90% तक कार्बन होता है। याद रखना फ्रेंड्स, सर्वोच्च कोटि का कोयला किसे कहते हैं? एंथ्रासाइट को कहते हैं। एंथ्रासाइट जिसमें 90% कार्बन होता है, यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है। इसके बाद है किस कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं? लिग्नाइट को। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहते हैं। ये लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है और इसको भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, लिग्नाइट कोयला को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आपको, एग्जाम में सीधी से आएगा। भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं। सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ है? झारखंड में। झारखंड जो है कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए कहते हैं कि सबसे अधिक कोयला का भंडार की बात करें तो सबसे अधिक कोयले के भंडार झारखंड में हैं। सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? झारखंड में। इसका है लिग्नाइट कोयले जो निम्न कोटि का है, कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। लिग्नाइट कोयला जो निम्न कोटि का कोयला है, जिसको हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके बाद है सबसे पहले पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ मिला था? असम के डिगबोई में 1890 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में मुंबई हाई में, और तथा 1959 ईस्वी में खंबात की खाड़ी में मिला था। तो यहाँ पे तीनों चीज़ याद रखना है आपको, एक ही प्रश्न में तीनों चीज़ कवर हो जाएगा। अगर सबसे पहले पेट्रोलियम की बात करें, सबसे पहला पेट्रोलियम क्षेत्र की बात करें तो यह असम के डिगबोई में 1890 ईस्वी में मिला था। उसके बाद धीरे धीरे रिसर्च करने से पता चला कि 1875 ईस्वी में मुंबई हाई से भी तेल निकाला जाता है, और उसके बाद 1959 ईस्वी में खंबात की खाड़ी में भी जो है पेट्रोलियम का पता चला। तो अगर सबसे प्रथम पेट्रोलियम की बात करें तो असम के डिगबोई में 1890 ईस्वी में मिला था पेट्रोलियम क्षेत्र। इसके बाद है 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? असम के डिगबोई में। 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? असम के डिगबोई में जो है प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था 1901 ईस्वी में असम के डिगबोई में। और यहीं पे जो है असम के डिगबोई में 1890 ईस्वी में प्रथम तेल जो है तेल का पेट्रोलियम का क्षेत्र मिला था। 1890 ईस्वी में पेट्रोलियम क्षेत्र मिला था असम के डिगबोई में। इसके बाद है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना आपको। कहते हैं कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र, ये चीज़ आपको याद रखना है, प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे लगा था? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, और यह कहाँ है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पे? सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद है भाखड़ा नांगल बांध हिमालय क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च बांधों में से एक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर
हैं। तो प्रश्न है कि ऊपर जो आपने पढ़ चुका कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर। यहाँ पे ऊंचाई की बात करें यहाँ पे, तो भाखड़ा नांगल के अगर ऊंचाई की बात करें तो 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहते हैं भाखड़ा नांगल बांध जो कि हिमालय क्षेत्र में स्थित है, विश्व की सर्वोच्च बांधों में से एक है, मतलब सर्वोच्च ऊंची बांधों में से एक मानी जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अगर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर, सीधी सी प्रश्न है। इसके बाद है बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को जो कि नेपाल से निकलती हैं और बिहार में जो है हर साल बाढ़ लेके आती हैं, काफ़ी तबाही मचाते हैं, इसलिए जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, याद रखना, काफ़ी जो है नदी के नाम पर ही इस परियोजना का नाम है। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बना है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है हीराकुंड परियोजना कहाँ है? हीराकुंड परियोजना की बात करें तो हीराकुंड परियोजना महानदी पे बना है उड़ीसा में। याद रखना है फ्रेंड्स, ये परियोजना से संबंधित प्रश्न अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है। हीराकुंड परियोजना की बात करें तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है और किस नदी पे? महानदी पे बना है। इसके बाद है विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध 4801 मीटर है इसकी लंबाई। यहाँ पे देख सकते हैं कि हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है और यह विश्व के सबसे लंबे बांध में से एक है, हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना है? 4801 मीटर, अर्थात लगभग हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर, लगभग कह सकते हैं 5 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर और 800 मीटर, 4 किलोमीटर 800 किलोमीटर, अर्थात 4801 मीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद है चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है चंबल घाटी परियोजना। ये चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना, नदी के नाम पर ही इस परियोजना का नाम है। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में है। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में। तो ये सब नाम जो है नदी के नाम पर ही जो है इनका नाम रखा गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना कहाँ है? चंबल नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में। यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना, जो कि तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगर दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत साउथ की बात करें, तो कहते हैं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है कौन सी है? तो यह है तुंगभद्रा परियोजना, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, और यह तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद है शरावती नदी परियोजना कहाँ है? शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। शरावती नदी परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में? मोनाजाइट की प्रचुरता है केरल में। मोनाजाइट की प्रचुरता कहाँ है? केरल में स्थित है। इसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिंच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेंड। अयस्क से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिंच ब्लेंड। यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ है? झारखंड के जादूगोरा में। झारखंड का जादूगोरा जो है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ याद रखना है आपको। जादूगोरा यूरेनियम के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जादूगोरा कहाँ है? झारखंड में स्थित है। इसके बाद है यहाँ पे आणविक रिएक्टर, जिसको हम नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो कौन सा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है देख लेते हैं, कई बार इससे प्रश्न आया है एग्जाम में। ये चीज़ आपको याद रखना है, सारे आपको याद रखना है, किसी भी हालत में आपको याद रखना है। और इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है। अगर बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, यह काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर, कौन सा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थित है? तारापुर। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह 1955 में बनाया गया था। तो यहाँ पे पूछ देगा आपको कि नाभिकीय रिएक्टर तारापुर कहाँ है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है, 1955 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद है राणा प्रताप सागर। ये नाभिकीय रिएक्टर राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के कोटा में स्थित हैं। तो राजस्थान के कोटा में स्थित है राणा प्रताप सागर नाभिकीय रिएक्टर, याद रखना है। इसके बाद है कलपक्कम। पूछ देगा कि कलपक्कम नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? तो कलपक्कम नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। नरोरा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। काकरापारा गुजरात में स्थित है।
काकरापारा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? गुजरात में। कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में स्थित है। अभी बता दें कि आपको नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखना आपको कि कैगा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? कर्नाटक में। कुडनकुलम नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? तमिलनाडु में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है ये चीज़ें। एक बार फिर से मैं बता दूं, तारापुर नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। कलपक्कम नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कुंडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये सब नाभिकीय रिएक्टर स्थित हैं भारत में, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है गुजरात का कच्छ। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है कच्छ में। तो गुजरात का कच्छ जो है, गुजरात का कच्छ यह पवन ऊर्जा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र यहाँ पे लगा है पवन ऊर्जा के लिए। इसके बाद है रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट से। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट जो है, रेशम कीट यह शहतूत के पत्ते पर बैठता है, शहतूत के पत्ते को खाता है और कुछ ये जो है कुछ ग्रंथि ये पीछे से छोड़ती है जिससे रेशम प्राप्त होते हैं। तो रेशम प्राप्त होता है किससे? रेशम कीट से रेशम प्राप्त होते हैं। इसके बाद है झूम क्या है? तो झूम जो है वह एक खेती करने का तरीका है, याद रखना है। झूम खेती आपने सुना होगा नाम, झूम खेती नाम सुना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि झूम खेती किसे कहते हैं, झूम खेती से आप क्या समझते हैं। तो झूम क्या है? झूम है खेती करने का तरीका। यहाँ पे झूम खेती के बारे में दिया है, आप देख सकते हैं। झूम खेती कहते हैं कि किसी भूमि पर खेती करने से मिट्टी की उर्वरता खत्म होने की वजह से स्थान बदल बदल कर खेती करना क्या कहलाता है? झूम खेती या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो दोनों नाम से आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि झूम खेती आखिर होता क्या है। झूम खेती अर्थात स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब जगह बदल बदल कर जो है खेती करना। तो पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि पहले जो है उर्वरता की कमी हो जाती थी, पहले इतना रासायनिक खाद्य होते नहीं थे, तो खेती करने के लिए जो है फसलों को जो है इसमें अधिक उत्पादन करने के लिए रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल होते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम इतना विकास हुआ नहीं था। तो इसलिए पहले जो है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता था? तो भूमि को परती छोड़ दिया जाता था। भूमि को क्या छोड़ दिया जाता था? परती छोड़ दिया जाता, ताकि जो है उसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। कुछ सालों के बाद मिट्टी की उर्वरता आ जाती थी, उसके बाद फिर से उस भूमि पर खेती किया जाता था। अर्थात कि भूमि खेती करने के लिए जगह बदलना, तो इसी को झूम खेती कहते थे। या एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करना स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता था। या आदिवासी लोग होते थे जो कि जंगलों को साफ करके जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जंगलों को साफ करते थे और खेती करते थे, और खेती करते फिर से वहाँ से निकल जाते थे, फिर कहीं और जगह जंगलों को साफ करके खेती करते थे। तो इस तरह से खेती करना ही झूम खेती कहलाता था, जिसको हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है मणिपुर में झूम खेती किस नाम से जाना जाता है? पामलू। पामलू को झूम खेती के नाम से जानते हैं मणिपुर में झूम खेती को किस नाम से जानते हैं? पामलू, जिसको हम झूम खेती कहते हैं। इसके बाद है छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार के झूम खेती को क्या कहते हैं? दीपा, जिसको हम झूम खेती कहते हैं। तो ये झूम खेती अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि पूछ देगा कि पामलू कहाँ की झूम खेती है, तो ये मणिपुर की हैं। दीपा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में और अंडमान निकोबार में झूम खेती के नाम से जाने जाते हैं। दीपा झूम खेती को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूम खेती को दीपा के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में, पामलू के नाम से जानते हैं मणिपुर में। ये सब कुछ अन्य नाम हैं। इसके बाद है चावल की खेती। चावल की खेती के लिए चाहिए, तो चावल की खेती के लिए जो है तापमान 24 से 27 डिग्री तक चाहिए और 125 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। तो जो है चावल की खेती के लिए सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है चावल की खेती वर्षा ऋतु में बोई जाती है और इसको काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है। कितनी पानी की आवश्यकता होती है? तो ये वर्षा की अगर आवश्यकता की बात करें तो 125 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है धान की खेती या चावल की खेती के लिए। और तापमान कितना चाहिए? 24 से 27 डिग्री तक तापमान चाहिए। कितना चाहिए? चावल की खेती के लिए टेम्परेचर 24 डिग्री से 27 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए और वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर तक। वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज। वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद है किस फसल को वर्षा ऋतु अर्थात जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं? खरीफ फसल को।
यहाँ पे कहते हैं कि किस फसल को वर्षा ऋतु अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है खरीफ फसल को। और खरीफ फसल की जो है खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली आदि ये सब जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछ देगा कि चावल कौन से फसल हैं, खरीफ फसल हैं। मकई हो गया, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली ये सब जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसल की जो है बुआई होती है वर्षा ऋतु में जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक। जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। इसके बाद है रबी फसल। रबी फसल की बात करें तो यहाँ पे कहते हैं कि रबी फसल की बुआई जो है कब होती है, तो रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। फ्रेंड्स जो है रबी फसल जो है कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जो फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो जिस फसल को काट लिया जाता है उस फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। और रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आएगी, तो गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों आदि ये सब जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है जायद फसल। इसके बाद है जायद। किस फसल को ग्रीष्म ऋतु मार्च अप्रैल में बोई तथा मई जून में काटी जाती हैं, जायद फसल को। तो जायद फसल की बात करें तो जायद फसल क्या है, तो जायद फसल है जिस फसल को मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाते हैं उस फसल को जायद फसल कहते हैं। जायद फसल जो है जायद फसल के अंतर्गत सब्जी हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ये सब जो है ये सब फसल जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों फसल आपको याद रखना है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। अगर बात करें खरीफ फसल की तो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी फसल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जायद फसल की बात करें तो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून में काट ली जाती हैं। ये फसल याद रखना है आपको। इसके बाद है मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज है ज्वार, बाजरा, मकई, रागी आदि क्या है, मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज क्या है, ज्वार, बाजरा और ये मकई और रागी ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तक तापमान तथा 75 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। तो गन्ना की खेती के लिए जो है 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद है तिलहन के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। तिलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। मूंगफली की सर्वाधिक खेती होती है गुजरात में। मूंगफली की सर्वाधिक खेती होती है गुजरात में। इसके बाद है भारत में चाय की खेती कहाँ कहाँ होती हैं, असम में, तमिलनाडु, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होती हैं। तो चाय की खेती की बात करें फ्रेंड्स, भारत में चाय की खेती कहते हैं कहाँ कहाँ होता है, तो चाय की खेती सर्वाधिक होता है असम में। सबसे अधिक चाय की खेती की बात करें तो यह असम में होता है। इसके बाद तमिलनाडु में और उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो यह दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है। इसके बाद कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, कर्नाटक है। कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, कर्नाटक। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद है चाय तथा कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है, झाड़ी फसल है। चाय तथा कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है, झाड़ी फसल है। और ये चाय के पत्ती चाय जो है पत्ती से, कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये चीज़ भी कभी पूछ लेता है कि चाय कैसे प्राप्त होता है, तो चाय जो है वह चाय की पत्ती से प्राप्त होता है। चाय जो है चाय पत्ती से और कॉफ़ी जो है बीज से प्राप्त होता है। ये चीज़ याद रखना है आपको, कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है, बीज से, और चाय प्राप्त होता है पत्ती से। ये चीज़ आपको याद रखना है, झाड़ी फसल के अंतर्गत आते हैं ये। इसके बाद है रबर। केरल में उत्पादन जो है होता है, कपास का उत्पादन कर्नाटक में होता है अधिक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रबर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है केरल, कपास के उत्पादन के लिए कर्नाटक, जूट की खेती के लिए पश्चिम बंगाल, तंबाकू की खेती के लिए आंध्र प्रदेश और चावल की खेती के लिए पश्चिम बंगाल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पूछ देगा कि कौन से खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है या सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहते हैं कि रबर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, केरल में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। चावल की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है
लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग के बारे में देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं टाटा लोहा इस्पात संयंत्र, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। टाटा लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। इसके बाद है भारतीय लोहा और इस्पात संयंत्र, जिसको हम इसको के नाम से जानते हैं, यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में है। टिस्को झारखंड के जमशेदपुर में और इसको पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थित हैं। इसके बाद है विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात संयंत्र, कहाँ है? तो ये है भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। याद रखना फ्रेंड्स। कहते हैं विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है? भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद है भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है और रूस के सहयोग से बना गया था। भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से बना था और यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। इसके बाद है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वह उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है और यह जर्मनी के सहयोग से बना था। यह चीज़ भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भिलाई जो है वह रूस के सहयोग से बना था, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। राउरकेला उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है, जो कि जर्मनी के सहयोग से बना था। इसके बाद है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है और यह किसके सहयोग से बना था? ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ये चीज़ आपको याद रखना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है, ब्रिटेन के सहयोग से बना था। इसके बाद है बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड के बोकारो में स्थित है और रूस के सहयोग से बना था। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड के बोकारो में स्थित है, रूस के सहयोग से बना था। इसके बाद है सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु के सेलम में स्थित है। सेलम तमिलनाडु के सेलम में स्थित है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। इसके बाद है विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक के विजयनगर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग है जो कि भारत में स्थित है। इसके बाद है एल्युमिनियम का अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, अर्थात एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम जो है यह बॉक्साइट का अयस्क है। इसके बाद है भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? 1906 रानीपेट तमिलनाडु। 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में भारत का पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तमिलनाडु के रानीपेट में। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु के रानीपेट में और 1906 ईस्वी में। इसके बाद है सीमेंट उद्योग में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। यहाँ पे प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला सीमेंट संयंत्र 1904 चेन्नई में लगा था। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ लगा था? चेन्नई में 1904 ईस्वी में लगा था और सीमेंट के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, याद रखना आपको। इसके बाद है रेलवे। रेलवे के बारे में देख लेते हैं क्या है महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ पे है डीजल इंजन। रेलवे का डीजल इंजन कहाँ है? वाराणसी में। विद्युत इंजन चित्तरंजन में स्थित है और सवारी गाड़ी के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? पेरम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला, कोलकाता में बनाए जाते हैं। याद रखना है आपको, तीन चीज़ें याद रखना है, एक डीजल इंजन, विद्युत इंजन और सवारी गाड़ी के डिब्बे। अगर बात करें डीजल इंजन की तो वाराणसी में, विद्युत इंजन की बात करें तो चित्तरंजन और सवारी गाड़ी के डिब्बे जो है पेरम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला, कोलकाता में बनाए जाते हैं। इसके बाद है किस गैस को दमघोटू गैस के नाम से भी जानते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो है वह 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने के कारण इसमें कई सारे जो है लोगों की जान चली गई थी। काफ़ी भयानक जो है औद्योगिक त्रासदी के नाम से जानते हैं। 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। कई सारे लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इसके बाद है बिहार में बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक कारखाना तथा बिजली संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जो है बरौनी उर्वरक कारखाना के लिए और बिजली संयंत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जानते हैं? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनाया। ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनाया। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ऊपर है
ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनाया। ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। और भारत में पहली बार रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत की प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। इसके बाद है भारत में पहली बार रेल कब चली थी? सॉरी, यहाँ पे रेल तो हो गया। यहाँ पे है भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो सबसे पहले मेट्रो रेल की बात करें तो कोलकाता में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। भारत में पहली बार वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? 1911 ईस्वी में इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ था वायु परिवहन। और इसमें कहते हैं कि इलाहाबाद से नैनी के बीच चला था। 10 किलोमीटर की दूरी डाक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगर यहाँ पे तीनों प्रश्न आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी। भारत में पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853। पहली बार मेट्रो चली कोलकाता में। पहली बार वायु परिवहन की बात करें तो इलाहाबाद से नैनी के बीच चली थी 1911 ईस्वी में। 10 किलोमीटर डाक सेवा के लिए चली थी। इसके बाद है इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुई? 1933 ईस्वी में। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई। इसके बाद है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1955 को हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1955 को हुआ था। इंडियन नेशनल एयरवेज का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन नेशनल एयरवेज का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था 1837 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था डाक सेवा। इसके बाद है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। पूरे देश को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। पूरे देश को कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। इसके बाद प्रश्न है भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू किया गया था? 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू किया गया था? 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम 1930 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ऑल इंडिया रेडियो 1936 ईस्वी में। याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो कि 1930 में स्थापना हुई थी, इसका नाम बदलकर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो 1936। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो 1936 में इसका भी नाम बदल दिया गया और उसके बाद आकाशवाणी 1957 में कर दिया गया। आकाशवाणी 1957 में इसका नाम किया गया। इसके बाद आकाशवाणी 1957 का नाम बदलकर वर्तमान में क्या नाम है? तो प्रसार भारती के नाम से जानते हैं। वर्तमान में प्रसार भारती। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ से भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा शुरू किया गया। कहते हैं कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और 1936 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। इसके बाद कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो का नाम भी चेंज करके जो है 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी किया गया 1957 ईस्वी में। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। और 1936 से लेकर के 57 में जाकर के इसका नाम हो जाता है आकाशवाणी। आकाशवाणी का नाम भी चेंज कर देता है 1957 ईस्वी में। जो इसकी स्थापना होती है आकाशवाणी की 1957 में, आकाशवाणी का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है बाद में? फिर प्रसार भारती कर दिया जाता है। इसके बाद है भारत में दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो यह 1959 ईस्वी में जो है शुरू हुई थी। भारत में पहली बार दूरदर्शन की शुरुआत जो है 1959 ईस्वी से मानी जाती है या 1959 ईस्वी में हुई थी। भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम जो है टेलीविज़न पर अर्थात दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है तेलहन फसल है। तेलहन फसल के अंतर्गत कौन से आते हैं? तेलहन या तिलहन फसल कहते हैं। राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम, रेहड़ी, तिल, मूंगफली, ये सब तिलहन फसल के अंतर्गत आते हैं। दलहन फसल के अंतर्गत है चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द, कुर्थी। तो ये सब जितने भी दाल हैं वह दलहन के फसल के अंतर्गत आते हैं और जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं वह तिलहन फसल के अंतर्गत आते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत निगम का गठन कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम का गठन कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। बिहार में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बिहार में पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है राजगीर, बोधगया, पावापुरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, सासाराम, पटना साहिब। तो यहाँ पे जो है बिहार का कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित हैं जो कि राजगीर, बोधगया, पावापुरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, सासाराम, पटना साहिब, ये सब कुछ बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। इसके बाद हैं
ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको शेरशाह सूरी ने बनाया था किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय उच्च मार्ग 2 NH2 के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड को हम NH2 के नाम से जानते हैं और इसको किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं NH2। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। मानचित्र पर बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दर्शाया जाता है? सफ़ेद रंग से दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पर जो बर्फीले वाले भाग होते हैं उसको सफ़ेद रंग से दर्शाया जाता है। जल को नीला रंग से दर्शाया जाता है। तो जल वाले क्षेत्र जो होते हैं मानचित्र पर उसको नीला रंग से, और पर्वत वाले क्षेत्र को बादामी हल्का कत्थई रंग से दर्शाया जाता है। याद रखना है, बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद रंग से, जल को नीले रंग से और पर्वत क्षेत्र को बादामी और हल्का कत्थई रंग से दर्शाया जाता है। इसके बाद है भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या है? रिएक्टर स्केल। इसके बाद है विनाशकारी सुनामी कब आई थी? विनाशकारी सुनामी कब आई थी? 2002 तथा 2004 में। 2002 और 2004 में विनाशकारी सुनामी आई थी। तो सुनामी पता ही होगा आपको कि समुद्र के अंतर्गत, समुद्र के अंदर या महासागर के अंतर्गत जब भूकंप आते हैं तो उससे पानी की लेवल बहुत ऊपर उठ जाती है और तटीय इलाकों में काफ़ी तबाही मचाते हैं, जिसमें काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। और सुनामी पहली बार कब आई थी? तो 2002 और 2004 में आई थी। इसके बाद है बाढ़ का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। बाढ़ का देश बांग्लादेश। इसके बाद है कुछ नदी हैं और शोक जो है कहते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को। आंध्र प्रदेश का शोक कृष्णा नदी को। गुजरात का शोक नर्मदा नदी को कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना आपको। इससे सीधी सी प्रश्न आएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब नदी जो है काफ़ी जो है विनाशकारी होती हैं, बाढ़ लेके आती हैं और जो है फसलों को नुकसान करते हैं, जान माल की क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए इन नदी को जो है जो नदी जिस राज्य में बाढ़ लेके आती हैं, जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, उसी नदी को जो है उस राज्य का शोक कहते हैं। जैसे बिहार के लिए जो है विनाशकारी नदी के रूप में जाने जाते हैं कोसी नदी को कहते हैं, या कभी भी अपना मार्ग बदल लेती हैं और बिहार में हर साल बाढ़ का कारण बनती हैं, तो इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक भी कहते हैं दामोदर नदी को। असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। और उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। आंध्र प्रदेश का शोक कृष्णा नदी को कहते हैं। और ये गुजरात का शोक नर्मदा नदी को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है जहाँ भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। सर्वप्रथम जो भूकंप का पता लगता है, अनुभव होते हैं, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। इसके बाद है वह विनाशकारी घटना जिसमें जान माल की बहुत हानि होती है क्या कहलाती है? आपदा। तो आपदा आपको पता ही होगा कि आपदा वह सारी घटनाएं हैं जिसमें जान माल की क्षति होती है, लोगों का नुकसान होता है। तो ऐसी घटना को हम आपदा के नाम से जानते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। वह सारी घटना या कोई भी विनाशकारी प्रलय घटना जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली जाती है या जान माल का नुकसान होता है, इसे आपदा कहते हैं। आपदा दो तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदा होता है जो अपने आप होता है, जैसे भूकंप, सुनामी, ये सब बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदा हैं। और मानव निर्मित आपदा जो है वह मनुष्य के द्वारा जो है उत्पन्न होता है, जैसे कि बम विस्फोट होना, रेलवे दुर्घटना होना, बस दुर्घटना होना, ये सब जो है मानव निर्मित आपदा हैं। आपदा के उदाहरण है बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन। तो ये सब घटना आप देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी घटना जो भयानक होती हैं, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसी घटना को ही जो है हम आपदा कहते हैं। आपदा के उदाहरण से आप आपदा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे बाढ़ हो गया या आपदा है, जैसे भूकंप आपदा है, सुखाड़ आपदा है, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन जो है पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़ के जो है बड़े बड़े चट्टान गिरते हैं उसके हिमस्खलन कहते हैं। भूस्खलन हो गया जो पर्वतीय इलाकों में पर्वत जो है उसका भूमि टूट टूट के गिरने लग जाते हैं, पर्वत टूट टूट के गिरने लग जाते हैं, जिससे कि यातायात बाधा हो जाती है, तो ये इसे भूस्खलन कहते हैं। ये सब जो है आपदा के उदाहरण हैं। प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन। ये सब प्राकृतिक आपदा हैं जो कि अपने आप नेचुरल रूप में होते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से होता है भूकंप जो है अपने आप होते हैं या जो है इंसान के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। सुनामी हो गया, सुनामी भूकंप जो आता है समुद्र के अंतर्गत, ऐसे सुनामी उत्पन्न होती हैं। बाढ़ हो गया, अपने आप आते हैं, जो कि अधिक वर्षा होने के पास नदियाँ जलमग्न हो जाती हैं और वह जो है जितने भी निचले इलाकों में पानी भर जाता है, जिसको बाढ़ कहते हैं। चक्रवात हो गया, ये ओलावृष्टि हो गया। ओलावृष्टि होता है जब बर्फ़ के गोले गिरते हैं
इससे फसल बर्बाद हो जाते हैं। ओलावृष्टि हो गया, हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। इसके बाद है मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा के उदाहरण क्या है? तो बस दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बम विस्फोट, ये सब जो है मानव निर्मित आपदा हैं। तो आपदा जो है आप समझ गए होंगे कि आपदा किसे कहते हैं। ऐसी घटना जिसमें जो है काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, जान माल का नुकसान होता है, ऐसी घटना को आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक आपदा जो अपने आप घटित होते हैं, और मानव निर्मित जिसके जिम्मेदार सिर्फ मानव होते हैं। जैसे बस दुर्घटना, बस को बनाने वाले कौन है? इंसान है। तो बस दुर्घटना होगी तो उसके लिए जो है इसको हम क्या बोलेंगे? मानव निर्मित आपदा बोलेंगे। जैसे रेल दुर्घटना, जैसे बम विस्फोट, ये सब के लिए, ये घटना या आपदा के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? इंसान होते हैं या मानव होते हैं। इसलिए इन सब को हम मानव निर्मित आपदा कहते हैं। इसके बाद है सुनामी। सुनामी मैंने आपको बता दिया कि जब समुद्र के अंदर, समुद्र या महासागर के अंदर जब भूकंप आती है तो पानी की लहरें ऊपर उठकर तटीय भागों में भारी क्षति पहुंचाते हैं। इस आपदा को सुनामी कहते हैं। तो सुनामी जो है भूकंप या महासागरों के अंतर्गत आने वाले भूकंप है, और भूकंप के कारण जो पानी का लेवल काफ़ी ऊपर उठ जाता है और तटीय इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, इसे ही सुनामी कहते हैं। इसके बाद है सुनामी आने का कारण क्या है? महासागरों के अंदर भूकंप। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि सुनामी आने का कारण क्या होता है? तो सुनामी आने का कारण सीधा सा है कि भूकंप के कारण ही सुनामी आता है। और भूकंप कहाँ आता है? तो महासागर या समुद्र के अंदर जो है भूकंप आते हैं, जिसके कारण सुनामी उत्पन्न होती हैं। तो ये थे कुछ 169 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, ये मैंने आपको अपलोड कर दिया है इस चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 10वीं का अगर आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं 10वीं की, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। ये सारे वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें ताकि आपका बेहतर रिजल्ट आ सके। धन्यवाद।